नमस्कार। एक बड़ी चिंता की खबर है और अगर आप इसको बड़ी चिंता की मानना चाहें तो बड़ी है, नहीं तो जैसे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे किसी को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर हिंदुस्तान की साइबर सुरक्षा बेहद खतरनाक स्थिति में है। एम्स के सर्वर हैक हुए थे। आज तक एम्स का मेडिकल डाटा, जिसमें सारे प्रधानमंत्रियों का डाटा है, वो भारत के पास नहीं है। हैकर्स ने कांड कर दिया उसका। लेकिन ये पुरानी खबर है और एक नई खबर आई है, उसमें तो बेहद चिंता की बात है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट इस खबर के मुताबिक खतरे में है। और खतरे में इसलिए है क्योंकि उससे जुड़ी हुई बहुत सारी सूचनाएं दुनिया के हर जासूस को, जिसको भारत में रुचि है, भारत के परमाणु संयंत्रों में रुचि है, उसको मिल गई है। क्योंकि ये सूचनाएं सबके लिए उपलब्ध है। कोई भी जाके डार्क वेब पे इनको देख सकता है, खरीदना चाहे खरीद सकता है और एक्सेस कर सकता है। यानी भारत के परमाणु, सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के कुडनकुलम के बारे में बेहद खतरनाक खबर है। और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट अब पहले के मुकाबले बेहद कम सेफ रह गया है। ये मैं सेफ शब्दों में कह रहा हूं, वरना मुझे कहना चाहिए सेफ नहीं रहा है। मामला क्या है, कैसे क्या हुआ है, सारी बात करेंगे। मैं हूं गृजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। पूरा कांड है अनिल अंबानी से जुड़ा हुआ। सबसे पहले तो अनिल अंबानी के क्रेडेंशियल्स कहीं से भी इस लायक नहीं है कि उनको बेहद संवेदनशील इस तरह का ठेका दिया जाए, ये मैं मानता हूं। क्योंकि जब अमर सिंह का टेप लीक हुआ था, तब भी एक बेहद गोपनीय तरीके से टेप लीक करने का ऑर्डर रिलायंस कंपनी को दिया गया था। उस कंपनी के मालिक अनिल अंबानी ने जिस आदमी की रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसी अमर सिंह को बता दिया कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये अपने आप में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था, पर इन लोगों के, अंबानियों को कौन कुछ बिगाड़ रहा है। तब तो ये छोटे अंबानी भी बड़े अंबानी टाइप के बड़े आदमी थे। तो ये फिर राफेल के मामले में आया, उनको भी संदिग्ध तरीके से ठेका मिला, इस पे भी सारे सवाल उठे। और अभी तो बहुत सारे बैंक फ्रॉड के मामले और दूसरे तरह के मामले उनके खिलाफ उठे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप भारत के सबसे संवेदनशील न्यूक्लियर प्लांट का ठेका, सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट का ठेका कैसे दे सकते हो। लेकिन इस सरकार ने दिया, और जो दिया उसका नतीजा सामने है। हुआ क्या था समझते हैं। और अनिल अंबानी की कंपनी की दक्षता, क्षमता और गोपनीयता को संभाल के रखने की क्षमता की पोल भी यहां खुली है। उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी राय पक्की होती है। 2018 में जब अनिल अंबानी साहब को बहुत सारी जगहों से सपोर्ट मिल रहा था, मोदी जी की तरफ से भी तरह तरह, चल भाई राफेल का ही ठेका ले ले, कुछ कर ले, तब अनिल अंबानी को तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 यूनिट का ठेका मिला। यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 3 और 4, तीसरी और चौथी यूनिट का। और इस कंपनी में वहां जो ठेका मिला, इसमें उसको वहां कंस्ट्रक्शन करना था, प्रोक्योरमेंट करना था, वहां पे उपकरण खरीदने थे और ऑपरेशन की बहुत सारी चीजों को देखना था। बिजली बनाने का काम ये नहीं कर रहे थे, लेकिन बाकी जरूरी काम ये कर रहे थे। मई 26 में 2018 में ठेका मिला। मई 26 आते आते एक पोल खुलती है, एक खतरनाक लापरवाही सामने आती है। अनिल अंबानी की जो डेटा सेंटर कंपनी है योटा, उसके अंदर अनिल अंबानी का रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा रखा हुआ था। वहीं पे इस योटा के सर्वर पे मई 26 में 29 तारीख को संदिग्ध गतिविधियां देखी गई। कुछ हो रहा है, कोई रिलायंस
इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था। यानी कोई रैंसमवेयर इस सर्वर के अंदर घुस गया था योटा के। अब जब कोई रैंसमवेयर सर्वर के अंदर घुसता है तो वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा फाइलों के अंदर घुस के उन फाइलों पे ताला लगा देता है। रैंसमवेयर का काम क्या करता है? फिरौती वसूलता है। तुम्हारी फाइल मेरे कब्जे में है, अगर चाहिए तो पैसे लाओ। यानी एक रैंसमवेयर घुसा था। रैंसमवेयर आपका डेटा नहीं चुराता है, आपकी फाइल नहीं चुराता है, उन फाइलों को लॉक कर देता है, एनक्रिप्ट कर देता है, उसके बाद आपसे फिरौती लेता है और पैसे लेकर आपकी फाइलों को खोलने का दावा करता है। कई बार पैसे लेके भाग जाते हैं, खोलते नहीं है, कई बार खोल देते हैं। यानी एक रैंसमवेयर घुसा, उसको योटा वालों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद बोले कि भैया ये तो मैंने पकड़ लिया है, और उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। अब ये बात मई 26 की है। अगर रैंसमवेयर था इसका मतलब उसको डेटा तो लेना नहीं चाहिए, डेटा वहां से नहीं उठाएगा। उसका काम है वहीं की वहीं रखे हुए डेटा को लॉक कर दे। जैसे कि आपके घर में कोई ताला लगा दे और कहे कि अब घर में घुसना है कमरे में तो चाबी लाओ और घुस जाओ, चाबी ले लो मुझसे, पैसे दो और घुस जाओ। उस तरह का मामला होता है। वो आपकी फाइलों के अंदर इंक्रिप्शन डाल देता है वो। तो आप अपनी फाइल जब खोलते हो तो तुरंत एक चेतावनी आ जाती है, आपकी फाइल जो है वो हमारे कब्जे में है, अगर आपको फाइल छुड़ाना है तो इस ईमेल पे संपर्क करें। इस टाइप का होता है। तो योटा का कहना यह है कि फाइल रैंसमवेयर आया था, हमने रोक दिया। लेकिन अगले ही महीने 11 जून में ही ये काम हो गया। मतलब 29 मई को हुआ, जून में देखा कि रिलायंस को खबर मिलती है, कहीं से खबर मिली और उसने योटा को बताया कि भाई एक रैंसमवेयर गिरोह है जिसका नाम है वर्ल्ड लीक्स, और उसने डेटा चुरा लिया तुम्हारे सर्वर से हमारा। तो सर्वर से जो डेटा चुराया वो अंबानी का डेटा नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंबानी जैसे उद्योगपति के पास में ये संवेदनशील डेटा था क्यों? हमारे देश का राष्ट्रीय महत्व का डेटा अंबानी के पास था क्यों? उसके पास एक हद से ज्यादा एक्सेस होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो डेटा चोरी हो गया और हैकरों ने डार्क वेब पर फाइलें डालनी शुरू कर दी। कुल मिला के 11 जून को एक रिसर्चर हैं जो इस चीज पे रिसर्च करते रहते हैं, साइबर सुरक्षा पे, उनका नाम है राकेश कृष्णन। उन्होंने डार्क वेब पर 19,000 संवेदनशील फाइलें, जो कि करीब 14 GB से ज्यादा डेटा था, उनको पाया और ये बताया कि कुल लगभग 8,58,000 फाइलों के बड़े डाटा सेट के अंदर से ये हिस्सा है जो हमको मिला है। यानी ये पूरी की पूरी फाइलें वहां खुली पड़ी हुई थी। अब ये फाइल भारत के लिए खतरनाक कैसे, इसको हम समझेंगे। ये खबर राइटर्स को मिलती है और राइटर्स ने इसका एक्सपोजे किया 15 जुलाई को, यानी आज। और उसके बाद में ये चीजें आनी शुरू हो गई। अगर आप इसको संक्षिप्त में समझना चाहें तो यूनिट 3 और 4 के कुछ हिस्सों के ब्लूप्रिंट थे इसमें, वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम के नक्शे थे, कॉमन कंट्रोल रूम के फ्लोर लेआउट थे। कॉमन कंट्रोल रूम का फ्लोर लेआउट होने के साथ साथ सप्लायर्स और वेंडरों की सूची थी, निरीक्षण रिपोर्ट थी, ठेकेदारों की जानकारी थी, मीटिंग के रिकॉर्ड थे, उपकरणों की समीक्षा रिपोर्ट थी और इंश्योरेंस से जुड़े हुए कागजात थे। यानी इन कागजातों को अगर आप एक बार स्टडी कर लो तो उस पूरे के पूरे न्यूक्लियर प्लांट के अंदर क्या है कि आप आसानी से पता कर सकते हो, क्योंकि इसी के अंदर वायरिंग के डायग्राम भी हैं, इसी के अंदर पाइपलाइन के डायग्राम भी हैं। इसके अंदर जो ब्लूप्रिंट है वो केवल ब्लूप्रिंट का मतलब ऐसा नहीं होता है, एक एक डिटेल है। कौन कौन ठेकेदार है, कौन कौन अधिकारी है, कहाँ कहाँ मेल जा रही है, कहाँ कहाँ से मेल आ रही है, किस किस को कोट किया गया, किसको नहीं किया गया, सब कुछ तो था उस सर्वर पे। इन 19,000 फाइलों में और था क्या? अब अगर ये सूचना दुश्मन के हाथ लग जाती है,
अभी कहा तो ये जा रहा है कि जो परमाणु संयंत्र चलाने वाला नेटवर्क होता है वो अलग होता है, वो ऑफ एयर नेटवर्क होता है। वो नेटवर्क इस इंटरनेट वाले नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए कोई बाहर से उसको परमाणु जो संयंत्र है उसको चलाना नहीं सकता। पर यहां पर एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि जो रोसेटम ने परमाणु रिएक्टर सप्लाई किया उसके कोर हिस्से में क्या क्या इससे जुड़े हुए दस्तावेज लीक नहीं हुए, लेकिन यहां पर जो दुश्मन है भारत के उनके लिए बहुत सारी संभावनाएं बन जाती हैं। अगर उनको पता है कौन कौन ठेकेदार थे, अगर उनको पता है कहां कहां से वायरिंग थी, तो उनके लिए किसी एक कमजोर कड़ी को पकड़ना, किसी एक ठेकेदार को हनी ट्रैप में फंसाना, किसी एक ठेकेदार को ओवर पावर कर लेना, या किसी और एक नहीं तो दो को चार को करना और अपना मनचाहा ऑपरेशन अंजाम दिलाना मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग जो कि उस कोर सिस्टम को चलाते हैं, अंदरूनी नेटवर्क को चलाते हैं, उन लोगों के नाम अगर आपको पता लग सकते हैं, मीटिंग्स के मिनट्स हैं, तो उन तक पहुंचना और उनको दबाव में लेकर भी कुछ सैबोटाज करने जैसा काम विदेशी कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये एक बहुत सीरियस बात है। अभी रिएक्टर का कंट्रोल हैक नहीं हुआ है, तो ये कहा जा रहा है कहां कंट्रोल हैक नहीं हुआ तो क्या हो गया? अरे भाई, तुम्हारे घर के अंदर दुश्मन नहीं घुसा, लेकिन दुश्मन को पता है कि मेड कौन है आपकी, दुश्मन को ये पता है आपके घर में माली कौन आता है, दुश्मन को ये पता है कि आपके घर में खाना बनाने कौन आता है, और उसमें से किस आदमी को पकड़ के इनके घर में मुझे क्या चोरी करानी है मैं करवा सकता हूं। तो वो हैक हुआ या नहीं हुआ तो हैक से ज्यादा है ना भाई। तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कौन सा उपकरण कहां लगा हुआ है, कौन सप्लायर है, कौन सी कंपनी किस सिस्टम पे काम कर रही है, कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कंट्रोल रूम का लेआउट क्या है, भाई कहां पर कौन सा उपकरण रखा है, कहां से कौन सी, ये कोई छोटी मोटी जानकारी थोड़ी है। तो इसीलिए एनपीसीआईएल मतलब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सर्ट-इन, आप जानते हैं सर्ट-इन होगा इंडियन कंप्यूटर एंड इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। ये जब भी कुछ होता है तो ये पहुंचते हैं वहां पे संभालने के लिए मोर्चा। शुरुआत में योटा, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लगे हुए हैं, लेकिन कुल मिला के ये सिचुएशन बहुत खतरनाक स्थिति में है। यानी हमारा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो गया। ये पहली बार नहीं हुआ है। 2019 में अंबानी के घुसने के 1 साल बाद ही यहाँ कांड हो गया था। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क है उसके अंदर नॉर्थ कोरिया के हैकर घुस गए थे, उनके जुड़ा हुआ मॉलवेयर मिला था। तब भी ये कहा गया कि ऑपरेशन चलाने वाला सिस्टम सुरक्षित है। भाई ऑपरेशन चलाने वाला सिस्टम सुरक्षित इसलिए है क्योंकि वो सिस्टम इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो जो सिस्टम है वहां तक मनुष्य तो पहुंच सकते हैं ना। तो ये उतना आसान भी नहीं है। जो मनुष्य हैं वो मनुष्य बाहर वल्नरेबल है, उनको दुश्मन उनका पहुंच सकता है। तो कुल मिला के ये बेहद बेहद संवेदनशील खुलासा है और ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब मैं इसको बहुत सेंसेशनल बना के आपको बता सकता था, लेकिन जो वास्तविक स्थिति मैंने आपके सामने रख दी। बहुत सारे लोग इसको बहुत सेंसेशनल बनाएंगे, लेकिन कुल मिला के ये खतरे की घंटी है और ये सबसे बड़ा फेल्यूर है। हिंदुस्तान एनआईसी से लेके सर्ट-इन से लेके इतना बड़ा नेटवर्क है हिंदुस्तान का, किस चीज का, साइबर सर्विलांस का, उसके होते हुए ये कांड हो गया। मैंने साइबर सर्विलांस वाले नेटवर्क पे एक वीडियो बनाया था, लेकिन अगर आपने वो वीडियो देखा है तो उस वीडियो को आप इग्नोर कर सकते हैं, आगे से आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत की सरकार किस स्तर पे निगरानी रखने का काम करती है, उसके बावजूद ये हुआ है। बहुत ज्यादा समझाऊंगा नहीं, वीडियो लंबा हो रहा है, बस शॉर्ट में आपको बताता जाता हूं। भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, आईवी और रॉ और एनटीआरओ सैटेलाइट साइबर तकनीकी निगरानी करती है। इसका काम ही ये है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा गृह मंत्रालय की निगरानी प्रणालियों का समन्वय होता है और वहाँ पे भी कई एजेंसियां। इसके अलावा सर्ट-इन यानी साइबर हमलों का ध्यान रखने के लिए एक अलग से संस्था है। एनआईए आप जानते ही हैं,
और राज्य पुलिस और साइबर की स्पेशल ब्रांच, साइबर सेल होती है आजकल हर जिले में। इसके अलावा बहुत सारे सिस्टम लगाए हुए हैं, जैसे इनके पास में सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है, टेलीकॉम निगरानी प्लेटफॉर्म है ये। मतलब आप जितनी भी बातचीत करते हो, जो भी करते हो, जो भी मेल करते हो, कुछ करते हो, उन सब चीज़ों पे निगरानी करने का ये सिस्टम बना हुआ है। कभी भी पता लगाया जा सकता है कि कौन सा आदमी कहाँ पे है, कहाँ खड़ा हुआ है, उसने कहाँ फ़ोन किया, किसको फ़ोन किया, और यहाँ तक कि SMS और इंटरनेट ट्रैफिक तक पूरी पहुँच इनकी है। आपका कोई भी इंटरनेट ट्रैफिक, आपकी यहाँ तक कि ईमेल भी सरकार चाहे तो पढ़ सकती है। इसके अलावा इनके पास नेशनल इंटेलिजेंट ग्रिड है, जिसको नेट ग्रिड कहा जाता है। ये 20 से ज़्यादा सरकारी डाटाबेस को यहाँ जोड़ कर रखा गया है, जिसमें बैंकिंग, टैक्स इंटीग्रेशन, टेलीकॉम वगैरह का डाटा खास तौर पे एक दूसरे से जुड़ा रहता है। एक जगह अगर आप जरा सा कुछ करोगे, बैंक से पैसे निकाले, इनकम टैक्स को खबर पहुंचती है, इसी की वजह से पहुंचती है। ये तो इस तरह के हैं। इसके अलावा इसमें यात्रा की भी खबर है। आप अगर हवाई जहाज में जाओगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता हो जाएगा, सोचिए। इसके साथ साथ नेत्रा, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, ये बहुत गौर करने वाली चीज़ है, इसलिए इसको थोड़ा आराम से बताता हूँ। ये NTRO ने बनाया है। इसमें आप कुछ भी मेल करोगे, चाहे आपने ईमेल किया या आप चैटिंग कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, इस पर नज़र रखेगी और आपके शब्दों से सिस्टम अलर्ट हो जाता है। जहां आपने लिखा बम प्लांट कर देंगे, ये कर देंगे, उससे जुड़ी हुई चीज़ें, मैं यूट्यूब में भी बोल रहा हूँ, इन सब चीज़ों को खड़ाखड़ डिटेक्ट करता है सिस्टम, और ये आइडेंटिफाई करता है और तुरंत उसको लेके नेटवर्क रेड करता है। और इसके आधार पर भविष्य में सुरक्षा खतरे क्या हो सकते हैं, इसकी रिपोर्ट बनती रहती है डेली, फटाफट हर डिपार्टमेंट को जाती रहती है। तो इतनी निगरानी है भाई साहब, जिसके बाद ये परमाणु हमारा संयंत्र जो है उसका डेटा हैक हो गया अभी। और ये तो बहुत कम है। CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैफिक नेटवर्क एंड सिस्टम, ये सारे थालों को जोड़ के रखता है। FIR अपराधियों की जानकारी होती है, ये एक उनका नेटवर्क है देश भर के थानों को। इसके अलावा ICGS, इंटरनेशनल इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी सारे के सारे कोर्ट वोर्ट सब जुड़े होते हैं। ये कोई छोटी चीज़ है। डिजी यात्रा, आपको पता है आपका फेस, आपकी सारी चीज़ें वहाँ रजिस्टर हो जाती हैं, ताकि आप जहाँ से भी निकलेंगे आपको पकड़ा जा सकेगा। CCTV नेटवर्क हिंदुस्तान का जितना भी है सरकारी, ये सब AI से जुड़ा हुआ है, और प्राइवेट CCTV अब धीरे धीरे एक्सेस किए जा रहे हैं, और ये सब फेशियल रिकॉग्निशन से जुड़े हुए हैं। मैंने इस पर, अगर आपको याद होगा, 2 बार डेडिकेटेड वीडियो बनाया। आप किस हिस्से से निकल रहे हैं, वहाँ पे वो जो कैमरा लगा हुआ है, एक साथ फ्रेम में 50, किसी कैमरे में 100 की कैपेसिटी होती है। 100 लोग दिख रहे हैं, उन 100 के 100 लोगों में से कौन आदमी क्या है, इसके आधार पे चेहरा पहचान के वो तुरंत वहाँ पे रिपोर्ट करता है। अगर आपको एक वांटेड आदमी चाहिए, वो वहाँ कैमरे के बीच से निकला, किसी रेलवे स्टेशन से, किसी चौराहे से। याद है दिल्ली में बसों में कैमरे लगाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए गली गली कैमरे लगाएंगे, वो कुछ और नहीं था, यही वाले कैमरे लगाने का प्रोग्राम था। आप एक फुटपाथ पे जा रहे हो, तुरंत रजिस्टर स्टेशन के बाहर भीड़ का रेला निकल रहा है, तुरंत कर लेगा भाई ये फलां है, ये वाला आतंकवादी इधर से निकल रहा है, या ये आदमी निकल रहा है, या ये आंदोलनकारी निकल रहा है, इसको हमको धरना है, तो तुरंत उसका अलर्ट होगा। 30 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स आ जाता है, इस आदमी को यहीं रोक लो। इतना पैसा हमारे टेक्नोलॉजी पे इस देश के लोगों के टैक्स पेयर्स का खर्च हो रहा है, और ये पूरा नेटवर्क, इसके साथ साथ फेशियल रिकॉग्निशन तो है ही, गाड़ियों की नंबर प्लेट को भी पहचान लेता है, और ये भीड़ का भी विश्लेषण कर लेता है। ये 50 आदमी जा रहे हैं, ये आदमी मोस्ट वांटेड है, ये आदमी ग्रीन लिस्ट में, ये रेड लिस्ट में, ये ब्लैक लिस्ट में। इंटरनेट और सोशल मीडिया की लगातार निगरानी होती रहती है, यानी आप एक भी चीज लिखते हो इसमें सब स्कैन हो रहा है। इतने सारे देश में लोग हैं, करोड़ों लोग जो संचार कर रहे हैं, वो सब संचार, आप एक एक वेब पेज जो एक्सेस करते हैं, वो हर वेब पेज स्कैन हो रहा है, उसकी जांच हो रही है और पता किया जा रहा है। यानी आप इससे अंदाजा लगाइए कि इतनी सारी लोग होने के बाद, करोड़ों करोड़ों मोबाइल फ़ोन पर नज़र रखने के बाद, इतना बड़ा नेटवर्क का, इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों के ऊपर निगरानी रखने के बाद, पुलिस और सुरक्षा डेटाबेस के बाद, AI आधारित एनालिसिस के बाद,
साइबर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म होने के बावजूद, डाटा फ्यूजन होने के बावजूद इतना बड़ा लीकेज हो जाता है। और इससे एक चीज पता चलती है कि हमारे पैसे की बर्बादी हो रही है, सारे निकट्टू बैठा हुआ है। वरना सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कैसे हैक हो गया, वहां से डाटा कैसे निकल गया। और निश्चित तौर पे रिलायंस की हैकिंग हुई है, लेकिन रिलायंस की हैकिंग कैसे हुई? रिलायंस पे तो खास नजर रखनी चाहिए थी हमारी एजेंसियों को, रिलायंस के डाटा को खास तौर पे देखना चाहिए था। उसका तो मालिक भी संदिग्ध है, बहुत भरोसेमंद आदमी नहीं है। तो उस पूरी सिचुएशन के बीच में ये हिला देने वाली जानकारी है। और ये हिला देने जानकारी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई मतलब किसी को एकदम ही गोली मार दे तब देखा जाएगा। ये चीज़ हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। हमारे परमाणु संयंत्र को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया जा सकता है और उसके जरिए लोगों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कोई नहीं जानता। परमाणु संयंत्र की पानी की सप्लाई अगर आपने रोक दी, उतने भर से कांड हो जाता है। बहुत सोफिस्टिकेटेड है वो। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको काम की लगी होगी, इससे नई सूचना मिली हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। चैनल को सब्सक्राइब करने। नमस्कार, जय हिंद।